हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट का डे 84। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले आपने सारे पार्ट्स को जरूर देखा होगा। नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि पूर्णतः बीपीएससी के पैटर्न पर बनाया गया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यह है कि कीर्ति छेपा बौद्ध स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। हमेशा की तरह प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड टाइम मिलेगा। तो आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिमाचल प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है कीर्ति छेपा बौद्ध स्थल। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। किसका आभारी है ये आपको बताना है। काफी अच्छा प्रश्न है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको बता दो फ्रेंड्स। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विद्याधर संत के आशीर्वाद प्राप्त करके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो कह सकते हैं कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिहर और बुक्का का आभारी है। क्लियर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि किस सत्र में कांग्रेस के किस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रेंड्स लाहौर सत्र में। अब मैं आपको बता दूं कि 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया था। 1930 में हुई कांग्रेस के कार्यकारिणी की दूसरी जो बैठक हुई उसमें महात्मा गांधी को आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया था। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाहौर सत्र में। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा तो चलिए सबसे पहले एक एक करके पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कह रहा है कि गांधी जी ने लुई फिशर विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहराया था। क्या ये पॉइंट सही है? जी नहीं, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है क्योंकि फ्रेंड्स गांधी जी ने लुईस फिशर को नहीं, मैं आपको बता दूं कि वेब मिलर जो एक अमेरिकी पत्रकार थे उनको अपने आश्रम में आश्रय दिया था दांडी मार्च के दौरान। तो कह सकते हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वेब मिलर होना चाहिए था, ना कि लुई फिशर। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल गलत है। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ साबरमती से किया था। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो स्टार्ट किया था वो साबरमती आश्रम से किया गया था। तो कह सकते हैं कि केवल दो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, केवल दो। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी। यानी फ्रेंड्स विजयनगर साम्राज्य में जो तुलु वंश था उसके अंतिम शासक सदाशिव राय के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथों में थी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राम राय। ठीक है फ्रेंड्स, राम राय को कभी कभी राम जो कि राजा के नाम से भी जाना जाता है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि जियातरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था। बताइए फ्रेंड्स जियातरंग आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो किस राज्य में स्टार्ट हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मणिपुर में। क्लियर फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजाति ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई थी। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व जो किया गया था वो नागा जनजाति की महिला गोंडेलियू के द्वारा किया गया था। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है कि बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा के वंशज होने का दावा किया था। बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अफरासियाब। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था। बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया जिनमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले क्या होता था फ्रेंड्स, यूरोपीय व्यक्तियों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही कार्य करते थे, यानी कि न्यायाधीश हुआ करते थे। लेकिन जब इल्बर्ट बिल विवाद पास हुआ उस समय ये भी कंडीशन लागू कर दिया गया। लेकिन फ्रेंड्स ये काफ़ी विवाद में रहा जिसकी वजह से बाद में इसको हटा दिया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बनता है कि गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध किससे है। गुप्तकालीन जो पुस्तक है नवीनतम का संबंध किससे है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि चिकित्सा से संबंधित है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। बताइए फ्रेंड्स, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इनमें से किस नेता ने भाग लिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मौलाना मोहम्मद अली। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। लेकिन ये पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ये आप सभी को पता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ और सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में फ्रेंड्स जो लोगों ने भाग लिया था उनके नाम कुछ इस टाइप के हैं: तेज बहादुर स्प्रू, मौलाना मोहम्मद अली, मोहम्मद अली जिन्ना, भीमराव अंबेडकर और कई प्रसिद्ध नेताओं ने भाग लिया था, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यानी फ्रेंड फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट्स को पढ़ना है और उसके बाद बताने कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर बात करें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ या फिर हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1933 में की थी, क्या ये पॉइंट सही है? जी नहीं फ्रेंड्स, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि 1932 में ये किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा 1932 में। तो कह सकते हैं कि पहला पॉइंट गलत दिया गया। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि वर्ष 1933 में उन्होंने साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ का अध्यक्ष जो है वो गांधी जी ने घनश्याम दास बिरला को बनाया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, इस पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। तो कह सकते हैं कि सेकंड और थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऊपर में आप सुधार करेंगे 1932 वहाँ पे होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे और उसके बाद बताएंगे फ्रेंड्स कि कौन सा कथन असत्य है। तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि दलित वर्ग संघ, ठीक है फ्रेंड्स, डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना जो की गई थी बाबू जगजीवन राम ने की थी। और ये कब की थी? तो 1935 ईस्वी के करीब की थी। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी 1942 में। ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पॉइंट में क्या दिया कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना 1926 में एमजी राजा ने की थी। ये भी बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, इनकी अध्यक्षता में की गई थी। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। 1926 में किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे तीनों के तीनों कथन बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे कोई भी कथन गलत नहीं था, हमें बताना था असत्य है, तो यहाँ पे कोई भी असत्य नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कुसाड़ों का संबंध था। बताए फ्रेंड्स कि कुसाड़ों का संबंध किससे था? चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो कुसाणों का संबंध यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी फ्रेंड्स चीन के यूची जनजाति से। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि चीन की यूची जनजाति के या फिर इनको तोखरी कहलाते थे। ठीक है, यूची या फिर तोखरी कह सकते थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रमुख कारण क्या था? बताए फ्रेंड्स प्रमुख कारण क्या था जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी फ्रेंड्स आंदोलन जो था वो हिंसात्मक हो गया था। आपको पता है कि चौरी चौरा कांड जो हुआ था इस वजह से स्थगित करना पड़ा था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए आंदोलन का हिंसात्मक हो जाना। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि गुरु अर्जुन देव के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यानी फ्रेंड फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन सही है। गुरु अर्जुन देव के संबंध में आपको बताना है। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला पॉइंट ये कह रहा है फ्रेंड्स कि ये सिखों के चौथे गुरु के रूप में जाने जाते हैं। क्या ये पॉइंट सही है? जी नहीं फ्रेंड्स, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि मैंने आपको एक ट्रिक बताया था फ्रेंड्स, गुरु सिखों के 10 गुरु के नाम को याद करने के लिए काफ़ी अच्छे ट्रिक मैंने आपको प्रोवाइड करा, इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप सर्च करके देख लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि गुरु अर्जुन देव जो थे वो 5वें गुरु थे। याद कैसे रखेंगे? तो आपको पता है फ्रेंड्स अर्जुन जो थे वो 5 पांडवों में से एक थे। 5 का मतलब 5 यानी कि 5वें गुरु में आते थे अर्जुन, 5 गुरु में। ठीक है, जो चौथे गुरु की बात की जा रही तो देख 4 अगर बात करें फ्रेंड्स राम, ठीक है, रामदास जो थे वो चौथे गुरु थे। और आपको पता है फ्रेंड्स कि रामायण में 4 भाइयों में से राम जो थे एक थे, तो ये कह सकते हैं कि 4 भाइयों में से एक यानी कि 4, क्लियर, यानी कि चौथे गुरु रामदास थे। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया। सेकंड में क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि मुगल शासक जहांगीर के समकालीन थे। जो गुरु अर्जुन थे वो जहांगीर के समकालीन थे। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? केवल 2 बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी को हम टिक करके आगे बढ़ेंगे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष को, बताइए फ्रेंड्स, लोकसभा के अध्यक्ष को क्या किया जा सकता है, किस चीज़ का अधिकार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स केवल टाई रहने पर मत देने का अधिकार होता है। ठीक है, यानी ये भी कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का निर्णायक मत देते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बनता है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, किससे प्रस्तुत करती है ये आपको बताना है, किसको प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति के संबंध में आपको बताना है फ्रेंड्स कि ये अपना जो रिपोर्ट होता है वो किसको प्रस्तुत करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के अध्यक्ष को ये प्रस्तुत करती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट्स को याद रखेंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न बन जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बनता है कि कोहेलो केस जो था भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है। कोहेलो केस का संबंध आपको बताना है फ्रेंड्स ये किस अनुसूची से है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रेंड्स 9वीं अनुसूची से संबंध ये रखता है। मैं आपको बता दूं कि यह एक ऐतिहासिक मामला माना जाता है फ्रेंड्स कि 9वीं अनुसूची के तहत संविधान की मूल संरचना के उल्लंघन के खिलाफ सहित कानूनों की समीक्षा करने के लिए न्यायपालिका के अधिकार को बरकरार रखा है। ठीक है, या फिर इसको इस नाम से भी जानते हैं कि इसे 9वीं अनुसूची के मामलों के रूप में भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो बताएं फ्रेंड्स इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। बैंकिंग, जनगणना और बीमा ये तीनों जो आते हैं वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, लेकिन फ्रेंड्स जो गैस आता है वो आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया, तो ये कह सकते हैं कि बैंकिंग, जनगणना और बीमा संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे ये राज्य नहीं होना चाहिए था, संघ होना चाहिए था। क्लियर। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पे 2 की जो गलत किया गया सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी, ठीक है, मिस्टेक हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की सटीक संवैधानिक स्थिति क्या थी जब संविधान लागू हुआ था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और आपको पता है कि बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को इसमें शामिल किया गया था। तो ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोक लेखा समिति, जिसको फ्रेंड्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नाम से भी जानते हैं। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य आपके लोकसभा से होते हैं और राज्यसभा से फ्रेंड्स राज्यसभा से जो कि 7 सदस्य होते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लोकसभा से और राज्यसभा से 7 सदस्य। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं फ्रेंड्स, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हाल ही में भी चर्चा में रहा है फ्रेंड्स कि लोक लेखा समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बताएंगे इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए उपरोक्त में से कौन सा कथन जो कि सही है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट में क्या कह रहा है कि चुनावों में मत देने का तथा फ्रेंड्स निर्वाचित होने का अधिकार एक कानूनी या फिर इसको विधिक अधिकार कहते हैं। ये पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सही तरीके से लिखा गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स। चुनावों में मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक प्रकार का कानूनी या फिर इसको विधिक अधिकार माना जाता है। पहला पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि भारत का संविधान 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1979 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। क्या ये पॉइंट सही है? इसमें सारे पॉइंट सही है, बिल्कुल एक पॉइंट्स गलत है, क्योंकि यहाँ पे 1979 नहीं 1989 होना चाहिए था, 1989 होना चाहिए था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसको आप सुधार करेंगे, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए केवल बिल्कुल करेक्ट होगा, केवल एक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। निर्वाचन क्षेत्र के जो होता है निर्वाचन आयोग के क्षेत्र में नहीं आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोकसभा को भंग करना। लोकसभा को भंग करना आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति जो इसको भंग कर सकता है। तो ये कह सकते हैं इसका संबंध किसी निर्वाचन आयोग से संबंध नहीं रखता, इसके कार्यक्षेत्र में नहीं आता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि पालघर दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बताइए।
पालगढ़ जो दर्रा है फ्रेंड्स वो किन दो राज्यों को जोड़ता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरल और तमिलनाडु को। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि केरल और तमिलनाडु को तो जोड़ता है, केरल में किसे जोड़ता है, तमिलनाडु में किसे जोड़ता है? तो आप चीज़ को याद रखेंगे फ्रेंड्स कि केरल में पालकांड को जोड़ता है और तमिलनाडु में कोयम्बटूर को जोड़ता है। इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे क्योंकि पेपर में ये अक्सर देखने को मिलता रहता है। अगला प्रश्न ये बनता है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? यानी फ्रेंड्स भारत में जो वनों की अधिकता है वो किस प्रकार के वन सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पतझड़ी वन या फिर इसको पर्णपाती वन भी कह सकते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स कि पतझड़ी वन या फिर पर्णपाती वन किसे कहते हैं। पर्णपाती वन ऐसे पौधे या फिर ऐसे वृक्षों को कहा जाता है जो हर वर्ष अपने पत्ते को गिरा देते हैं। इंग्लिश में इसे फ्रेंड्स डिसिडुअस फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। यानी कि भारत में सबसे अधिक जो मात्रा में वन मिलते हैं वो इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बनता है कि बोरो तथा चकमा जनजाति किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो बताएं फ्रेंड्स कि बोरो और चकमा जनजाति भारत के किस राज्य में, पूर्वोत्तर भारत में आपको बताना है कि पूर्वोत्तर के किस भारतीय राज्य में मिलते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रेंड्स आसाम में। क्लियर। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि पूर्वोत्तर राज्यों में जो अलग अलग प्रकार की जनजाति होती हैं उसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने लगा रखा है, आप इसको याद जरूर रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट हमारा ये बनता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सैंडल पीक निम्न में से कहाँ स्थित है? आपको पता है फ्रेंड्स कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची जो चोटी है वो सैंडल पीक ही है और ये कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तरी अंडमान में, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट तरीके से राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि सौरमंडल में सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति को अवरोही क्रम में आपको सजाना है। यानी फिर सबसे बड़े को सबसे पहले रखना है, इनकी सबसे जो दूरी पे सबसे ज़्यादा है उसको आप सबसे पहले रखेंगे और सबसे कम दूरी को सबसे लास्ट में रखेंगे। तो सजाइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 4 1 2। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कैसे। यूरेनस का मतलब फ्रेंड्स क्या हुआ, आपको पता है यूरेनस का मतलब जो कि अरुण, ठीक है। अरुण जो होता है वो लास्ट से दूसरे पे आता है, सबसे लास्ट में होगा यानी कि सेकंड लास्ट कह सकते हैं। तो 3 नंबर सबसे पहले आएगा। उसके पहले अगर बात करें फ्रेंड्स, इससे पहले कौन सा आता है, इससे पहले हमारा शनि आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इससे पहले शनि और इसके बाद हमारा बृहस्पति आता है और जो सबसे पहले सूर्य के जस्ट बाद आपका आता है बुध। तो 2 रख सकते हैं यानी फ्रेंड्स 34 12 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स कर्क रेखा से सबसे नज़दीक इनमें से कौन सा होगा। आपको पता है फ्रेंड्स कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है, जिनमें से एक होता है फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। जब अगरतला से यानी कि त्रिपुरा से होकर के गुजरा तो ये डेफिनेटली फिक्स है कि अगरतला इसमें सबसे नज़दीक होगा। लेकिन फ्रेंड्स आपको पता है गुजरात से होकर गुजरता है, लेकिन गांधीनगर इससे दूरी पर पड़ता है। जबलपुर यहाँ पे तो मध्य प्रदेश से होकर के गुजरता है, लेकिन जबलपुर यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उज्जैन तो ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि आपका अगरतला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण कौन सी नदी करती है? यानी फ्रेंड्स विश्व के सबसे बड़ी जो नदी द्वीप है जिसका नाम माजुली है उसका निर्माण कौन सी नदी के द्वारा होता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्रह्मपुत्र। और ये कहाँ पे पड़ता है? तो आपको पता है फ्रेंड्स असम के माजुली जो द्वीप है वो जो जोरहट जिले में पड़ता है। ये चीज़ आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित देशों में से कौन संघाई 5 का सदस्य नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स संघाई 5 का सदस्य नहीं है कौन सा इसमें से देश? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न, इस चीज़ को आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए संघाई 5 का सदस्य क्या क्यों इसको माना जाता है? क्योंकि फ्रेंड्स संघाई 5 जो है इसकी स्थापना 26 अप्रैल 1996 को 5 देशों के सहयोग से की गई थी। 5 देशों को मिलाकर के की गई थी संघाई 5। और इनमें 5 देश कौन कौन से थे? चीन, रूस, ताजिकिस्तान, काजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ठीक है फ्रेंड्स। और उसमें बाद में 3 और देश जुड़े जो कि आप कह सकते हैं कि वर्तमान में संघाई 5 में कुल कितने देश हैं? तो कुल 8 सदस्य हैं। और नवीनतम जो 3 देश थे वो कौन कौन से थे? तो उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ठीक है फ्रेंड्स। 2001 में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया था? संघाई सहयोग संगठन, जिसको हम आज एससीओ के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। तो ये कह सकते हैं फ्रेंड्स चीन हम लोगों ने देखा, काजाकिस्तान देखा, रूस देखा, लेकिन वियतनाम का इसमें कोई संबंध नहीं, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है?
बात करते हैं इसके राइट आंसर का। देखिए फ्रेंड्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो जारी किया था वो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसको वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, इसके द्वारा किया था। बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट जो था विश्व व्यापार संघ के द्वारा किया था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो जारी किया था ये IMF के द्वारा जारी किया था, ये भी करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई भी जो कि गलत नहीं दिया गया था, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये तीनों कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है फ्रेंड्स कि कौन सा मिलान गलत है? तो बताइए फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा मिलान जो कि गलत तरीके से दिया गया। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में स्थित है। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, क्या ये पॉइंट करेक्ट है? जी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में स्थित है, और ये भदोही जो कि यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि भारतीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी नई दिल्ली में स्थित है। ये पॉइंट गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे नई दिल्ली नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था हैदराबाद। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। गलत मिलान जो कि गलत तरीके से किया गया, राइट आंसर होगा गलत बी ने किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमें गलत मिलान बताना था। तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। व्हाइट गुड से क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स कि व्हाइट गुड से क्या अभिप्राय है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स घरेलू कार्य में उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होते हैं उसी को कहा जाता है व्हाइट गुड्स, जिसके अंतर्गत आप ये कह सकते हैं कि वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, ये सब जो आते हैं फ्रेंड्स इसी के अंतर्गत आते हैं व्हाइट गुड्स के संबंध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स कि शून्य आधारित बजट जो शब्द दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? पीटर पायर ने दिया था। ये पॉइंट याद रखेंगे। भारत में जो ये आया था फ्रेंड्स 1983 में इसको अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि 1983 में तो हमारा कौन सा पंचवर्षीय योजना था? तो हमारा छठी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि छठी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1980 से लेकर के 85 तक था। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन ये पूछते कि विश्व में सबसे पहले जो शून्य आधारित बजट था वो कहाँ पे था, तो ये USA में यानी कि अमेरिका में 1962 में लागू किया गया था। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। क्लियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है। वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स ब्रिटिश टीम ने। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। मैं आपको बता दूं कि पहली बार जो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया गया था वो 1985 में लगाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, जोसेफ फॉरमैन के नेतृत्व में, यानी कि फ्रेंड्स सर्वप्रथम ब्रिटिश अंटार्कटिका संरक्षण टीम के जो नेतृत्व करता थे जोसेफ फॉरमैन के द्वारा, उनके नेतृत्व में। तो कह सकते हैं कि ब्रिटिश टीम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है देखिए। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जैवीय घटक नहीं है? तो बताइए जैवीय घटक नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स जो वायु होता है एक प्रकार का अजैवीय घटक होता है। जैवीय और अजैवीय आपको समझना होगा। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जैवीय घटक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अजैवीय घटक के अंतर्गत जो कि मृदा, जल, वायु, खनिज इस टाइप के आते हैं। तो कह सकते हैं कि वायु जो हमारा एक प्रकार का अजैवीय घटक है, न कि जैवीय घटक है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया कि पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन कौन सा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स नेरी। अब नेरी का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि नेरी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्चिंग इंस्टीट्यूट, जिसकी मुख्यालय अगर बात करें, जिसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 में की गई थी। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है। बिहार के पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? बताइए फ्रेंड्स बिहार के पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? मुझे पता है फ्रेंड्स आप लोग तो लाइक वैसे भी नहीं करते हो। अब मुझे कहना ही नहीं है कि आप लोग लाइक करो या ना करो, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को कितना लाइक देंगे। अब मुझे कभी नहीं बोलना है कि आप लोग लाइक करो या ना करो, ठीक है। तो फिलहाल देखिए क्या कह रहा है कि बिहार के पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1917 में किया गया था। राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि वाल्मीकि बाघ संरक्षण क्षेत्र बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? क्या होगा करेक्ट आंसर? वाल्मीकि बाघ संरक्षण क्षेत्र बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रेंड्स पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या बनता है कि एड्स का पूरा रूप क्या होता है, यानी कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको बताना है।
तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है एड्स का फुल फॉर्म। क्लियर, ये डायरेक्ट ऐसे पूछा जा सकता है कि डी का फुल फॉर्म, डी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो इस पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बनता है कि जड़त्व निम्न में से किस पर निर्भर करती है। जो जड़त्व होता है इनर्शिया जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो किस पर निर्भर करता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इनर्शिया जिसका, यानी कि जिसका भी द्रव्यमान, जिस वस्तु का अगर दो चीज़ों में कंपेयर किया जाए तो दो चीज़ों में जिसकी द्रव्यमान ज़्यादा होगी उसका इनर्शिया जो होगा वो अधिक होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान। अगला पॉइंट क्या बनता है कि एक गैस से भरे गुब्बारे को नाखून की तुलना में सुई से फोड़ना बहुत आसान होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, बताइए फ्रेंड्स ऐसा होने का कारण क्या होता है। इसका सीधा सा मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपका क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन में जो कि एरिया होता है। ठीक है, आप इसको, ये तो फॉर्मूला आपको पता है कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, सॉरी ये बराबर है, तो P यानी कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे से क्या होता है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो क्षेत्रफल क्या होता है, वो कम लगता है। इस तरह से कह सकते हैं अगर क्षेत्रफल कम होगा तो प्रेशर अधिक होगा। अब आप ये बताइए कि नाखून इस टाइप का होता है, लेकिन जो सुई होता है वो कुछ नोकीला होता है। जिसका क्षेत्रफल कम होगा वो क्या करेगा कि गुब्बारे पे अधिक फोर्स लगाएगा। ठीक है, मान के चलिए कि ये गुब्बारा है तो गुब्बारे पर अधिक फोर्स लगाएगा। तो ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा कि गुब्बारे पर नाखून की तुलना में सुई अधिक दबाव डालता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि क्षेत्रफल कम होगा तो प्रेशर अधिक लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बनता है कि अक्रिय गैस जिसको इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं, उत्कृष्ट गैस या फिर नोबेल गैस कह सकते हैं, खाली स्थान होती हैं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रेंड्स रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील। ठीक है, जो निष्क्रिय गैस होते हैं, निष्क्रिय कह सकते हैं, अक्रिय कह सकते हैं, नोबेल गैस कह सकते हैं, इनर्ट गैस इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये क्या होता है कि रासायनिक रूप से कम अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कम अभिक्रियाशील होना चाहिए, तो कह सकते हैं कि ये अक्रियाशील होते हैं। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़ करके वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। गैल्वेनोमीटर को किस में जोड़ करके वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फिर श्रेणी में उच्च प्रतिरोध के साथ जोड़ करके इसको वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। आप नीचे मुझे कमेंट करके ये बताएं फ्रेंड्स कि गैल्वेनोमीटर का प्रयोग हम लोग किस लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोनों ऑप्शंस को पढ़िए और उसके बाद बताइए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि बिजली के हीटर में नाइक्रोम सामग्री प्रयुक्त होती है। बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, आपने जो हीटर देखा होगा इस टाइप का जो कॉइल होता है, इस टाइप का, ये क्या होता है, एक प्रकार का नाइक्रोम का स्प्रिंग लगाया जाता है। ठीक है, नाइक्रोम का सामग्री प्रयुक्त किया जाता है। और ये कह सकते हैं कि नाइक्रोम जो होता है वो निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नाइक्रोम दो को, अब इसको तोड़ के देखो, नाई का मतलब निकेल और क्रोमियम का मतलब क्रोम का मतलब क्रोमियम, दो तरह का मिश्रण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कह सकते हैं कि दोनों पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट, इसलिए राइट आंसर को दोनों ही सही है। ऑप्शन सी को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पौधा हार्मोन पौधे के विकास में बाधक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स एब्सिसिक अम्ल को कह सकते हैं कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि पौधा हार्मोन है और पौधे के बाधक के रूप में कार्य कर सकता है। इसे एक और नाम से जानते हैं फाइटो हार्मोन। ठीक है फ्रेंड्स, इसे फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। ये पौधे के विकास के लिए विनियमित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए अगर दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको आप सीधा सा मतलब समझ सकते हैं कि अगर आप दो बर्फ़ के टुकड़े को लेकर के एक दूसरे में अगर जोर से दबाएंगे तो वो क्या होता है कि पिघलना कम कर देते हैं, यानी कि गलनांक उनका कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है कि हाल ही में भारत में मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 की थीम क्या रही। 2020 की थीम क्या रही आपको ये बताना। आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट, 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को हाल ही में जब मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो उसकी थीम क्या रही। इसका थीम है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि किसे 29वें सरस्वती सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट है ए, यानी कि फ्रेंड्स वासुदेव मोही। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। शिवा रेड्डी को 2018 से सम्मानित किया गया था। सितांशु यशचंद्र जो थे फ्रेंड्स, इनको 2017 से सम्मानित किया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखिए बात करते हैं आज के क्यूज क्वेश्चन का। क्यूज क्वेश्चन हमारा ये बनता है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा सही मिलान नहीं किया गया। तो आप बताइए फ्रेंड्स इनमें से कौन सा मिलान जो कि सही नहीं किया गया। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो अब आपको पता है कि आगे क्या करना है। तो फिलहाल हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।